नमस्कार दोस्तों। इतिहास में यह पहली बार होने जा रहा है अगले 35 सालों में कि जब बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर चेंज होने वाले हैं। जी हाँ, आपको पता होगा, बहुत आश्चर्यजनक होगा कि अगले 35 सालों में आप देखेंगे बांग्लादेश में केवल दो लोगों ने रूल किया है। पहले थी बांग्लादेश नेशनल पार्टी की जो लीडर थी बेगम खालिदा जिया, वही दूसरी थी अवामी लीग के लीडर जो अभी रिसेंटली बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर रह चुकी थी, शेख हसीना। लगभग 20 सालों तक देखेंगे तो शेख हसीना ने बांग्लादेश पे एज ए प्राइम मिनिस्टर रूल किया था। लेकिन 2024 में ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रोटेस्ट हुआ था स्टूडेंट द्वारा, क्योंकि शेख हसीना की जो एक पॉलिसी थी एंटी कोटा सिस्टम्स को लेके वहां के स्टूडेंटों में एक असंतोष क्रिएट हुआ था, जिसकी वजह से उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। जिसको रोकने के लिए शेख हसीना ने क्या किया था, अपने आर्मी और फोर्स का यूज किया था, जिसके वजह से स्टूडेंटों में एक अलग तरह का क्रोध पैदा हुआ। साथ ही साथ जो बांग्लादेश की जनता थी उन्होंने भी इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन किया। रिजल्ट ये रहा कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट को गिराया गया और साथ ही साथ अवामी लीग के जो मिनिस्टर थे या फिर कह सकते हो एमपी थे, एमएलए थे, उन सभी में से मैक्सिमम के घरों को तोड़ा गया और उन्हें माफ करिएगा, उन्हें बांग्लादेश छोड़ के भागने पे मजबूर कर दिया गया। उसी में शेख हसीना भी थी जिन्हें बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ा और अब वो आके भारत में एज ए शरणार्थी रह रही है। हम इसी चीज के विषय में जानने की कोशिश करेंगे। यदि मैं बात करता हूं बांग्लादेश में शेख हसीना के विषय में, तो आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि शेख हसीना मुजीबुर रहमान जो बांग्लादेश के फॉर्मेशन में एक अतुलनीय भूमिका निभाए थे, उन्हीं की बेटी है। आपको पता है रहमान साहब ने 1971 में जब बांग्लादेश का फॉर्मेशन हुआ था तो उन्होंने एक अपना बहुत ही बड़ा योगदान दिया था, जिसकी वजह से उन्हें वहां पे बांग्ला बंधु का उपाधि दी गई थी, या फिर कह सकते हो उन्हें फाउंडिंग फादर ऑफ बांग्लादेश के रूप में याद किया जाता है। और ये वही व्यक्ति थे, रहमान साहब वही व्यक्ति थे जो बांग्लादेश के सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर्स बने थे। अनफॉर्चुनेटली अगले 5 साल के अंदर ही वहां की मिलिट्री द्वारा उन्हें मार दिया गया था, जिसकी वजह से बाद में वहां पे मिलिट्री गवर्नमेंट्स ने रूल किया था। लेकिन आपको ये जानकर थोड़ा सा और आश्चर्यचकित होगा कि बांग्लादेश में शेख हसीना अब तक की सबसे लंबी प्राइम मिनिस्टर्स के रूप में सर्विस प्रोवाइड करने वाली लेडीज रह चुकी है। इन्होंने बांग्लादेश में लगभग 20 सालों से भी अधिक एज ए प्राइम मिनिस्टर रूल सर्विस प्रोवाइड किया है। आप देखेंगे इन्होंने 96 से 2001 के बीच में ये पहली बार प्राइम मिनिस्टर बनी थी, वही दूसरी बार ये 2009 से लेके 2024 के बीच में ये प्राइम मिनिस्टर रही थी। 2024 में भाई स्टूडेंट के प्रोटेस्ट की वजह से इन्होंने बांग्लादेश से भागना पड़ा था, जिसके बाद ये बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर नहीं रही। जब तक ये बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर रही है तब तक इन्होंने भारत के साथ एक बहुत ही अच्छा रिलेशंस बनाए रखा हुआ है। आपने देखा होगा 2015 में इन्हीं के राज में एक एग्रीमेंट हुआ था जिसे हम लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट्स के नाम से जाने जाता है, जिसके तहत क्या हुआ था, भारत और बांग्लादेश ने अपने कुछ एक्लिप्स को क्या किया था, एक दूसरे को ट्रांसफर किया था। साथ ही साथ जब तक ये रहे इन्होंने सिक्योरिटी के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा योगदान दिया था। इन्होंने कहा था कि बांग्लादेश की जमीन को हम भारत के खिलाफ एज ए टेररिस्ट यूज नहीं करने देंगे, उस केस में हम जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को फॉलो करेंगे। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी मतलब होता है यदि अगर कोई भी व्यक्ति बांग्लादेश की जमीन को इंडिया के खिलाफ एज ए टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए यूज करता है तो हम उस पर किसी भी तरह का रहम नहीं करेंगे, हम उसे तुरंत एनेक्स कर देंगे। एंड साथ ही साथ देखेंगे इन्होंने कनेक्टिविटी के क्षेत्र में, एनर्जी कॉर्पोरेशन के क्षेत्र में एंड मेरिटाइम्स बाउंड्री के क्षेत्र में बहुत ही बड़ा अपना एक अतुलनीय योगदान निभाया था, जिससे इन्होंने भारत और बांग्लादेश के बीच में रिलेशंस को बहुत ही ज्यादा बूस्ट कर दिया था। बट अनफॉर्चुनेटली अभी ये बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर नहीं है। बांग्लादेश की अभी रिसेंट में आपको पता है बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पे कोई भी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन बांग्लादेश के एक नोबेल प्राइज विजेता जिसका नाम है मोहम्मद यूनिस, उन्हें बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर्स ऑफ इंटरिम्स गवर्नमेंट्स बनाया गया है, जो अभी बांग्लादेश को एज ए सर्व कर रहे हैं
एज ए सर्व कर रहे हैं इंटरिम्स गवर्नमेंट्स के रूप में, ठीक है। चीफ एडवाइजर्स ऑफ इंटरिम्स गवर्नमेंट्स इन्हें बनाया गया है। आपको पता है यूनिस वही व्यक्ति है जिन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था स्पेशली फॉर माइक्रो फाइनेंस के क्षेत्र। माइक्रो फाइनेंस मतलब इन्होंने एक ग्रामीण बैंक के क्षेत्र में एक अतुलनीय योगदान निभाया था, जिसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज वहां पे दिया गया था। वही अगर मैं बात करता हूं शेख हसीना के विषय में, शेख हसीना पे क्या चार्जेस है, तो आप देखेंगे इनके ऊपर ह्यूमन राइट वायलेशंस एंड मर्डर्स, करप्शन एंड एब्यूज ऑफ पावर्स, अंडरमाइन द डेमोक्रेसी जैसे बहुत सारे चार्जेस थे, जिसकी वजह से क्या हुआ था, यहाँ की कोर्ट ने इन्हें फांसी की सजा सुनाई थी। चूंकि ये भारत में है, अभी बांग्लादेश में नहीं है, तो इन्हें सजा तो सुना दी गई है, परंतु इन्हें अभी फांसी दी नहीं गई है। कहा गया था कि अगर ये बांग्लादेश में आती है तो उस केस में इन्हें हम फांसी देंगे। एंड साथ ही साथ देखेंगे इनकी जो पार्टी है अवामी लीग, इसको इलेक्शंस में पार्टिसिपेशन के लिए अलाउ नहीं किया गया। मतलब अब जो वहां की जो पॉलिटिकल पार्टी है अवामी लीग, वह किसी भी हाल में जो 12 फरवरी की इलेक्शंस होने वाले हैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगी। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है 1971 से बाद कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को वहां पे इलेक्शन लड़ने से मना कर दिया गया हो। मतलब आप देखेंगे जब से बांग्लादेश का फॉर्मेशन हुआ है तब से लेके अब तक ऐसा कभी नहीं देखा गया है किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शन लड़ने से मना कर दिया। किसी एक लीडर्स को, किसी एक एमएलए या किसी एक एमपी को इलेक्शन लड़ने से मना कर दिया जाता है। ऐसे केसेस तो आपने बहुत सारे देखे होंगे, बहुत सारे देशों में देखे होंगे, लेकिन पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि किसी एक पार्टी को जो कई वर्षों से, जिसने बांग्लादेश के फॉर्मेशन में बहुत ही ज्यादा अतुलनीय योगदान दिया था, उसे अब वहां पे इलेक्शंस लड़ने का भी अधिकार नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पे यह पहली बार देखा जा रहा है, जिसे कुछ लोग कर रहे हैं यहाँ पे डेमोक्रेसी को कंप्लीटली इग्नोर कर रहे हैं, जो भी यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी अभी फिलहाल में है। जस्ट लाइक आप देखेंगे कुछ पॉलिटिकल पार्टी जो अभी यहाँ पे फिलहाल में है, जस्ट आप देखेंगे बांग्लादेश नेशनल पार्टी, ये जब से अवामी लीग यहाँ से हटी हुई है तब से ये अपनी मैनिफेस्टो लेके जो आई है उसमें ये बांग्लादेश के लोगों को किसी भी तरह से रिझाने की कोशिश कर रही है। इसने एक पॉलिसी लाई थी जिसके विषय मैंने आपसे कल बताया था, जो भी उनसे लिखा था, इसमें लिखा था बांग्लादेश बिफोर ऑल। इन्होंने कहा था कि हम बांग्लादेश को सबसे पहले रखेंगे, बांग्लादेश के चीजों को, बांग्लादेश के हितों को हम सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे, चाहे कोई भी कंट्री आए हम उसे एज ए मास्टर नहीं काउंट करेंगे। अदर्स देखे तो अभी हुआ क्या था बांग्लादेश में, आपको पता है उस्मान हांडी जो नेशनल सिटीजन्स पार्टी के एक महत्वपूर्ण चेहरा थे, उनके साथ क्या हुआ, उन्हें किल किया गया था। लेकिन इनकी जो सोच थी आप देखेंगे तो ये कहते थे कि हमें ग्रेट बांग्लादेश चाहिए। ग्रेट बांग्लादेश आपको पता है, ये जो मैप आप देख रहे हैं इसे हम ग्रेट बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। स्पेशली इसमें देखेंगे इंडिया के मैक्सिमम पार्ट को, जो नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट्स है उसके मैक्सिमम पार्ट्स को इन्होंने बांग्लादेश का हिस्सा बताया। साथ ही साथ देखेंगे जो म्यांमार का राखीन स्टेट्स है उसे भी ये बांग्लादेश का पार्ट बताते हैं। वही ये कहते थे कि जो बांग्लादेश है वह भारत का जो 7 सिस्टर्स है वह भारत से अलग कर दे, ऐसा उस्मान हांडी ने अपने कुछ भाषणों में कहा हुआ था। और रिसेंटली हुआ क्या था, उस्मान हांडी के विषय में आप जानते हैं, उनको 3 लोगों ने शूट कर दिया था, उन्हें किल कर दिया गया था, जिसकी वजह से बांग्लादेश में ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रोटेस्ट देखने को मिला था। वही अदर तरीके से देखें तो बांग्लादेश में अभी भाई देखेंगे रिसेंट टाइम में जब से अवामी लीग गई हुई है, यहाँ पे हिंदुओं का बहुत ज्यादा किल हो रहा है, हिंदुओं पे बहुत ज्यादा वायलेंस हो रहा है। वही देखेंगे कुछ मौलवीज हो गए या फिर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हो गए, उनका ये कहना है कि अगर कोई भी व्यक्ति हिंदू को वोट देता है उसे हम एज ए हराम्स कहेंगे। मतलब अगर कोई व्यक्ति हिंदूज को वोट देता है तो उसे हम एज ए हराम्स कहेंगे, ठीक है। अगर बात करें, अगर हम बांग्लादेश की पॉपुलेशन की बात करें तो आपको पता है 2022 के जनगणना के हिसाब से आप देखेंगे तो बांग्लादेश की जो पॉपुलेशन है मोस्टली 17 करोड़ के आसपास की है, जिसमें मोस्ट ऑफ द डोमिनेंस क्या है, इस्लामिज्म से, जिसमें 91% के आसपास इस्लाम है। और हिंदूज की बात करें तो वहां पे ना के बराबर है, आप देखेंगे केवल 7 पॉइंट या फिर 8% के आसपास वहां पे हिंदूज रहते हैं। वही देखेंगे बुद्धिज्म की, तो बुद्धिज्म देखे, क्रिश्चियनिटी देखे या फिर अदर्स देखे तो वो लोग ना के बराबर है। बट एक चीज बहुत ही रोचक मुझे लगे, जब मैं बांग्लादेश की पॉपुलेशन को पढ़ रहा था तो मैं देखा जो बांग्लादेश में है मोस्टली डोमिनेंस जो है वो सुन्नी मुस्लिम है। यहाँ पे 90% से भी अधिक क्या है,
मुस्लिम की जो पॉपुलेशन है उसमें 90% से अधिक क्या है, सुन्नी पॉपुलेशन है, और 5% से भी कम क्या है, शियाज मुस्लिम है। आप प्लीज कमेंट करके मुझे बता सकते हैं शियाज मुस्लिम और सुन्नी मुस्लिम में क्या डिफरेंस होता है। अनफॉर्चुनेटली अगर आपको थोड़ा बहुत समझ में आया हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।